हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मार्क्सवाद बताने वाली हूँ। मार्क्सवाद क्या है, मार्क्स क्या था। कार्ल मार्क्स की विचारधारा ही मार्क्सवाद है। ठीक है, चलिए इसका इंट्रो देखते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा के जन्मदाता कार्ल मार्क्स है और फ्रेडरिक एंजिल्स हैं। इन दोनों विचारकों ने इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र व राजनीतिक विज्ञान की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार करके जिस निश्चित विचारधारा को विश्व के सामने रखा, उसे मार्क्सवाद का नाम दिया गया है। ठीक, मार्क्सवादी विचारधारा क्या है पता है? मार्क्सवादी विचारधारा मतलब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा तैयार किया गया ये एक विचारधारा है या सिद्धांत है। इन दोनों ने ना आर्थिक रूप से या इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, हर तरह की समस्याओं का ना अच्छे से गहन तरीके से अध्ययन किया और दोनों ने मिल के अध्ययन किया और फिर जो इन लोगों ने विचारधारा दी है सबके सामने, वही मार्क्सवाद है। ठीक, कार्ल मार्क्स ने उस समय की तात्कालिक आर्थिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और आर्थिक स्थिति को समझा तथा ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार एक वर्ग बहुत ज़्यादा अमीर तो दूसरा वर्ग गरीब है। ठीक, कार्ल मार्क्स ने उस समय का ना तात्कालिक मतलब आर्थिक स्थिति को अच्छे से अध्ययन किया, आर्थिक स्थिति के बारे में समझा और ये बताने का प्रयास किया ना कि किस प्रकार एक वर्ग जो है वो पूंजीपति होता है, अमीर होता है, दूसरा वर्ग जो है वो गरीब होता है। मतलब क्या होता है? मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग। ठीक, मार्क्सवाद कैसा राज्य की स्थापना चाहता था? मार्क्सवाद एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता था ना जो वर्ग विहीन हो, संघर्ष विहीन हो और शोषण विहीन राज्य हो। राज्य की स्थापना करना चाहता था। ठीक, जो वर्ग विहीन हो, जिसमें कोई वर्ग ना हो, जिसमें कोई संघर्ष ना हो, ना ही कोई शोषण हो। ठीक, वैसा राज्य की स्थापना मार्क्स करना चाहता था। ठीक है, मार्क्सवाद की विशेषता। मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरोध में एक प्रतिक्रिया थी। मार्क्सवाद क्या था? पूंजीवादी जो लोग थे उनके विरोध में एक खड़ी हुई प्रतिक्रिया थी। ठीक, मार्क्सवाद पूंजीवादी व्याख्या को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता था। जो मार्क्सवाद था वो पूंजीवादी व्याख्या को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता था। मार्क्सवाद प्रजातंत्रीय संस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानता था जो उनके हित के लिए एवं श्रमिकों के शोषण के लिए बनाई गई है। मार्क्सवाद धर्म विरोधी है तथा धर्म को जनता का अफीम कहा है। मार्क्सवाद ना एक धर्म विरोधी भी था और वो धर्म को जनता का अफीम भी कहता है कि धर्म ही है जो जनता का अफीम है, नशा है, लत है। ठीक, मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है समाज या राज्य में शासकों या शोषकों में, पूंजीपतियों या मजदूरों में वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। मतलब समाज या राज्य हो और शासक हो या शोषक हो या पूंजीपति या मजदूर हो, इन सबों में ना वर्ग संघर्ष करना अनिवार्य ही है। अगला पॉइंट है मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्यों के सिद्धांत के द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करता है। ठीक, मार्क्सवाद का सिद्धांत। मार्क्सवाद का सिद्धांत क्या है? मार्क्सवाद के सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला भौतिकवाद सिद्धांत, दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। आप एक एक करके इस सबको डील करते हैं। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्व, पहले देखिए द्वंद्व मतलब क्या होता है? द्वंद्व मतलब होता है बात विचार या बात विवाद। द्वंद्व मतलब होता है बात होता है। ठीक, बात करना, द्वंद्व करना। कोई भी कहीं भी हम लोग द्वंद्व करते हैं या ऐसे ही कोई बोलता है कि क्या कर रही हो, द्वंद्व कर रही हो, मतलब क्या हो गया कि बात विचार किया जा रहा है, वो होता है भौतिकवाद। मतलब हमारी जिंदगी से जुड़ी हर एक चीज़ों के बारे में बात विचार किया जाना। कुछ भी है, जैसे भौतिक का मतलब पता है ना कि भौतिक का मतलब क्या होता है? भौतिक मतलब होता है हर एक चीज जो आपके यूज में आ रहा है, आप जिसे छू रहे हैं, जो आपकी आवश्यकता है, हर एक चीज भौतिक ही होता है। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। हेगल्स मतलब जो द्वंद्वात्मक जो है ना, ये कार्ल मार्क्स ना हेगल्स से लिया है। ठीक है, हेगल्स ने सबसे पहले द्वंद्वात्मक विचारधारा दी है। द्वंद्व का अर्थ होता है बात विचार, बात विवाद। कार्ल मार्क्स हेगल्स को अपना गुरु मानता था। जो कार्ल मार्क्स था वो हेगल्स को अपना गुरु मानता था और मार्क्स ने द्वंद्वात्मक में भौतिकवाद को जोड़ा है। उनका मानना है कि भौतिक परिस्थितियां ही द्वंद्व का
कारण होता है। हेगल्स ने 3 अवस्थाओं की विवेचना की है। पहला वाद, प्रतिवाद, संवाद। ठीक, ये तीनों अवस्थाओं की मतलब इन तीनों के बारे में बोला जाता है। जैसे वाद होता है कि पहले कोई भी एक विचार सबके सामने निकल के आता है, फिर उस पे ना विवाद होता है कि कोई भी एक कुछ भी, अगर आप कहीं भी हैं तो सोचते सोचते कभी मान लीजिए आपके दिमाग में कोई विचार आ गया, अब वो विचार आए तो दूसरे से आप साझा कीजिएगा ना, तो दूसरे से साझा कीजिएगा तो फिर उस पे जो दूसरा जो उस पे अपना ओपिनियन देगा वो, और जो आप बोलिएगा वो, उसमें तो विवाद चलेगा। उसके बाद ये दोनों के बाद आता है संवाद, फिर मिल के और उसका सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। हीगल की मान्यता है कि कोई भी विचार अपनी मूल अवस्थाओं में वाद होता है, कुछ समय बीतने पर उस विचारों का विरोध उत्पन्न होता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप वाद परिवर्तित होकर प्रतिवाद बनता है। प्रतिवाद के होने से एक नए विचार की विरोध होती है जो संवाद कहलाता है। आप मतलब अगर ऐसे पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे खुद स्क्रीनशॉट या ऐसे करके रख लीजिएगा और फिर इसे रीड करके देखिएगा, पूरे अच्छे समझ में आएगा। जो यहाँ की प्रक्रिया है ना, बस उसी प्रक्रिया को हम यहाँ पे डील कर चुके हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। मार्क्स की विचारधारा में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भांति इतिहास का आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। मार्क्स के विचार में इतिहास सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम है। मार्क्स का मत है कि प्रत्येक देश में और प्रत्येक काल में सभी राजनीतिक, सामाजिक संस्थाएं और रीति रिवाज तथा समस्त जीवन भौतिक अवस्थाओं और आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती है। मार्क्स अपने आर्थिक व्याख्या के आधार पर मानवीय इतिहास की इच्छा अवस्था बताई है। इसमें शोषक और शोषित वर्ग होता है। ठीक, इसमें मतलब क्या है ना कि इसमें मतलब मानव युग का शुरुआत से बताया गया कि मानव युग का शुरुआत कैसे हुआ, वो कैसे कार्य करेगा। इसमें हर एक चीज़ की, इसमें एक पहले तो इसमें इतना ध्यान रखना, इसमें दिमाग में रखना कि इसमें ना एक शोषक होता है जो शोषण करता है और एक शोषित होता है जो शोषित होता है। ठीक, मतलब एक राजा होता है और एक गुलाम होता है इसमें। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद में आप यही याद रखिएगा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद में एक राजा होता है और एक गुलाम होता है। इसमें शोषण करने वाला राजा और शोषक जो है वो गुलाम बन गया। ठीक, इसमें जैसे कि इसमें हम इन सबों को डील कर सकते हैं पर हम डील नहीं किए हुए, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। पहले इसमें आदिम युग आता है कि आदिम युग में कैसे ये सारा वही है, शोषक और शोषित वर्ग। आदिम युग में कैसे जब मतलब सब चीज़ स्टार्ट होता है, प्रकृति का निर्माण होता है, लोगों किसी चीज़ पे नियंत्रण नहीं होता है, तो उस वक्त लोगों ने कैसे अपनी बुद्धि को थोड़ा सा बढ़ाया और कैसे चीज़ों पे नियंत्रण स्थापित करना वे सीखे, ये इसमें आदिम युग में। फिर दास युग में कि एक दास बना तो एक राजा बना, ये है। उसके बाद फिर सामंतवादी में एक क्या बोलते हैं, एक जमींदार है तो एक मजदूर वर्ग है। फिर पूंजीवाद में भी यही हुआ, एक जमींदार और मतलब एक मजदूर वर्ग। हर एक युग में ना इसमें यही हुआ है कि एक शोषक वर्ग सामने आए तो एक शोषित वर्ग। ठीक है। तीसरा क्या है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इसमें देखिए मार्क्स का अन्य सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत रहा है। मार्क्स ने कहा है कि अब तक का समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष पर आधारित रहा है। कुलीन और साधारण व्यक्ति, पूंजीपति और श्रमिक निरंतर एक दूसरे के विरोध में खड़े रहे हैं, उनमें हमेशा संघर्ष जारी रहा है। मार्क्स ने इससे निष्कर्ष निकाला है कि पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिक संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे तथा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देते हुए कहा है कि पूरा समाज 2 भागों में बटा है, एक शासक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग। ठीक, वर्ग संघर्ष में यही होता है कि इसमें 2 वर्ग बटा हुआ है, एक शासक है तो दूसरा शोषित है, एक शासन करता है तो दूसरा शोषित होता है उसके द्वारा। बस यही है, वर्ग संघर्ष में भी यही सेम ही कंडीशन है। ठीक है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, चौथा पॉइंट हमारा क्या है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक, मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल, इनकी पुस्तक कौन सी है? दास कैपिटल, याद रखिएगा नाम। दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना की है। मार्क्स का मानना है कि पूंजीपति श्रमिकों को उनका उचित परिश्रम ना देकर उनमें श्रम का संपूर्ण लाभ
क्या है, उनके श्रम का संपूर्ण लाभ खुद हड़प लेते हैं। मतलब इसमें क्या है ना कि मार्क्स का मानना है कि पूंजीपति जो है ना वो श्रमिकों को ना वो जितना श्रम करते हैं उतना उसका उचित मूल्य उनको ना मिलता है, और उचित मूल्य ना मिलके उनसे खटाया तो ज़्यादा जाता है पर उनको उतना पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो जो जो वो काम कर रहे हैं वो उनके पास पैसा अधिक बच रहा है ना क्या, राजा लोग के पास या पूंजीपतियों के पास, तो वो उस पैसे को ना खुद हड़प ले रहे हैं। ठीक है, मार्क्स ने माना है कि किसी वस्तु का मूल्य इसलिए होता है क्योंकि इसमें मानवीय श्रम लगा होता है। जिस वस्तु पर अधिक श्रम लगता है उसका मूल्य अधिक, और जिस वस्तु के उत्पादन पर कम श्रम लगता है तो उसका मूल्य कम होता है। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है कि मतलब इसमें ना मानवीय श्रम सबसे ज़्यादा निर्धारित होती है। जैसे जिस वस्तु को बनाने में मानवीय श्रम ज़्यादा लग रहा है उसका अधिक मूल्य होगा, जिसमें मानवीय श्रम कम लगा है उसका कम मूल्य होता है। ठीक, इस प्रकार मार्क्स का विचार है कि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य के अंतर को पूंजीपति स्वयं हड़प लेते हैं। मार्क्स की दृष्टि में जो धन पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया जाता है वही धन अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू गाइज। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।